इसलिए तीसरे लेक्चर में स्वागत है, जहां 8वें सप्ताह में है तो हम विचार कर रहे थे साउंड वेव्स के प्रोपगेशन को नियंत्रित करने वाले इक्वेशन पर, और हम पहचान भी सके साउंड की चाल को भी। हम यह भी महसूस कर सकते हैं कि साउंड वेव देशांतरीय वेव का एक रूप है, इसलिए यहाँ दिखाया गया है इस स्लाइड में देशांतरीय वेव्स बस आपको फिर से याद दिलाने के लिए वही हैं जहां विस्थापन तथा प्रोपगेशन की दिशा या एक ही दिशा में या एक के समांतर एक और अधिक सही तरंगों के स्थानांतरण के विपरीत, जहां प्रोपगेशन की दिशा और जिस दिशा में व्यष्टि ऑसिलेशन होते हैं वे एक दूसरे के लंबवत होते हैं। आप साउंड वेव्स के बारे में सोच सकते हैं वायु के एक टुकड़े की तरह जो कोई डिस्टर्ब होता है वायु के अगले हिस्से को अवरुद्ध करता है आदि। तो आप यहाँ एक डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। मैं बस अपने हाथ को यहाँ हवा के पार ले जाकर कर सकता हूँ और है कि अगले पार्सल और अगले पार्सल को डिस्टर्बेंस के बारे में बताने के लिए जा रहा है, और अतः इक्वेशन पर प्राप्त होता है जो नियंत्रित करता है वेव का प्रोपगेशन। दिया है यहाँ भार को दर्शाया गया है और एट विस्थापन विस्थापन है। मान लीजिए आपके वायु के पार्सल तथा दोनों पोजीशन का फंक्शन है और समय बी बल्क मॉड्यूलस है तथा आरएचओ माध्यम का घनत्व है तथा इससे आप तुरंत लिख सकते हैं तथा वेलोसिटी फेज वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन जो कि स्क्वायर रूट बी विभाजित आरएचओ द्वारा। और साउंड वेव्स के मामले में वापस जाएं आदर्श गैस इक्वेशंस पर तथा आप प्रतिस्थापित कर सकते हैं बल्क मॉड्यूलस और अंत में एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं दाब के टर्म्स। अतः साउंड स्क्वायर रूट की चाल गामा आरएचओ से विभाजित पी से गुणा होती है। यह सब एक साथ संक्षेप करने के लिए हमारे पास ईटा है जो समय के फंक्शन के रूप में विस्थापन है तथा यह दिया गया है इस वेव इक्वेशन के हल द्वारा। तथा याद रखें कि ईटा तथा अतिरिक्त दाब पी हैं संबंधित एक ग्रेडियंट द्वारा दो वाई बटा दो एक्स, और इसलिए आप अतिरिक्त दाब के लिए भी एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो जब मेरा मतलब है कि अतिरिक्त दाब यह वायुमंडलीय दाब या उससे नीचे दाब है, और फिर से है कि यह एक्सप्रेशन है जो इस कोसाइन फंक्शन के संदर्भ में है और हमने सीमा शर्तों के बारे में चर्चा की। अतः खुले सिरे पर विस्थापन शून्य के बराबर नहीं होता परंतु अतिरिक्त दाब शून्य के बराबर होता है क्योंकि खुले सिरे पर दाब वायुमंडलीय दाब से संतत होना पड़ता है जो एक बेलनाकार पिंड के बिल्कुल बाहर रखा है। अतः इन परिसीमा स्थितियों के साथ हमने वृद्धि अथवा व्यवस्थित को भी देखा है। इस प्रकार के पिंड में स्थायी मोड तथा हम वेलोसिटी को पोजीशन तथा समय के फलन के रूप में भी देख सकते हैं। तब त्वरण भी स्थिति तथा समय का फलन है तथा घनत्व में भी परिवर्तन होते हैं। तो बहुत बहुत सारी क्वांटिटी पोजीशन और समय के एक फंक्शन के रूप में अलग हैं और इन क्वांटिटी में से प्रत्येक के साथ संबद्ध हैं। वहाँ एक एम्पलीट्यूड पिछले एक लेसन में जाने पर की एनर्जी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है। इसलिए यदि आप इसे ध्यान में रखें तो आप पाएंगे कि किसी प्रकार तीव्रता किसी भी वेवफॉर्म के लिए इन एम्पलीट्यूड ध्वनि तीव्रता के स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होनी चाहिए। एक औसत पावर है कि प्रति यूनिट क्षेत्र स्पेस के किसी क्षेत्र के माध्यम से संचारित होता है। अगर मैं एक तरह से सीधे आगे की तरह व्याख्या करता हूं, मैं कहना चाहूंगा कि तीव्रता केवल प्रति यूनिट क्षेत्र औसत पावर है। अब इस परिभाषा से मैं लिख सकता हूं कि आई औसत पी हो, इसे विभाजित हो, और मैं कहता हूं कि औसत एनर्जी एक यूनिट क्षेत्र में और औसत कुल ऊर्जा जो इकाई क्षेत्रफल में स्थानांतरित होती है। आप निश्चित रूप से इसको दो भागों में कॉम्पैर्टमेंटलाइज कर सकते हैं। उनमें से एक एनर्जी है जो कि गतिज ऊर्जा शब्द से आ रही है
और दूसरा जो पोटेंशियल एनर्जी टर्म से आता है, तो मैं इसे प्रति यूनिट क्षेत्र के औसत गतिज ऊर्जा प्रति यूनिट क्षेत्र के रूप में लिख सकता हूं, प्लस औसत स्थितिज ऊर्जा प्रति इकाई के लिए क्षेत्र। तो अगर आपको याद है और अभ्यास है कि हमने कुछ समय पहले किया था और हमने देखा कि कितनी एनर्जी स्थानांतरित की जा रही है, तो हमने कहा कि वेवफॉर्म में आप तरंग के एक सेगमेंट पर विचार करते हैं। अतः पहले के तर्क में हम स्ट्रिंग को देख रहे थे और हम जानना चाहते थे कि वेवफॉर्म से कितनी एनर्जी स्थानांतरित होती है जो कि स्ट्रिंग में संचरित होती है। इसलिए हमने कहा कि हम स्ट्रिंग के छोटे सेगमेंट पर विचार करेंगे। आप कह सकते हैं कि स्ट्रिंग के सेगमेंट में एक लंबा डेल्टा एक्स है, और यदि आप केवल स्ट्रिंग के इस छोटे सेगमेंट पर अपनी आंखें फोकस करते हैं, वह डेल्टा एक्स है, तो स्ट्रिंग का यह सेगमेंट ऊपर नीचे दोलन करने से अधिक कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए केवल सरल हार्मोनिक ऑसिलेटर कर रहा है। तथा हम जानते हैं कि सरल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी क्या है, जिसका अध्ययन हमने कई सप्ताह पहले किया था। इसलिए हमें केवल इतना ही करना होगा कि हमें केवल उस एनर्जी के एक्सप्रेशन को व्यक्त करना होगा तथा परिणाम की गणना करनी होगी। अब हम इसे अनुवाद करें हमारे मामले की तकनीक। इसलिए जो हमारे पास है, एक गैस का आंशिक स्मॉल पार्सल हो सकता है, और मैं यहां तक कि इस पार्सल की छोटी स्ट्रिप पर विचार करने जा रहा हूं, जिसे मैं छोटी स्ट्रिप टर्म कहूंगा, जिसकी एक लेंथ है, यह डेल्टा एक्स है। इसलिए हम लंबाई डेल्टा एक्स की इस स्मॉल स्ट्रिप की गति पर विचार करेंगे, क्योंकि मैं गतिज ऊर्जा की गणना करना चाहता हूं। मुझे सीधे स्टेट करना है कि y बिंदु जो डो टी द्वारा डो y है, इस रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए इसका अर्थ यह है कि मैंने विस्थापन के लिए पहले ही पोजीशन और समय के फलन के रूप में कुछ रूप चुना है, और यह केवल एक कोस फंक्शन होगा। तब y बिंदु मुझे एक साइन फंक्शन प्रदान करेगा, परंतु परिणाम इस पर निर्भर नहीं करेंगे कि मैं अपने प्रारंभिक समाधान को कोस या साइन फंक्शन होने के लिए चुनता हूं। तो मुझे बस कोई एक विकल्प बनाना है और गणना के साथ आगे जाना है, ताकि यह सुसंगत होना चाहिए। और चूंकि मैं केवल डो वाई बाय डो टी एम की आवश्यकता करने वाला हूं, सीधे यह कहना है कि अब यह फॉर्म वाई डॉट के पास है। मैं अब माध्य गतिज ऊर्जा की गणना करना चाहता हूं। मेरा मतलब है कि इसका औसत एक या कई वेव लेंथ से अधिक है। वाई डॉट स्क्वायर का औसत मुझे निम्नलिखित संबंध देगा। तो मैंने जो किया है, तो वाई डॉट स्क्वायर के लिए एक स्मॉल स्ट्रिप डेल्टा एक्स पर एक सप्रेशन लिखें। अतः n तरंग दैर्घ्य की संख्या है कि इन छोटी स्ट्रिप को जोड़ रहा हूं और फिर कुल लेंथ से भाग देता हूं, जो n टाइम लैम्ब्डा होगा। इसलिए लैम्ब्डा यहां एक तरंग दैर्घ्य है। तो जब यह इंटीग्रल कर रहे हैं, हमें ध्यान में रखने की जरूरत है कि हम एक कुल लिंक जो n बार लैम्ब्डा के बराबर है कैसे अधिक पर इंटीग्रल कर रहे हैं, और कि n बार समय और निश्चित रूप से समय अवधि हो जाएगा। समय अवधि स्वयं लैम्ब्डा द्वारा c द्वारा दी जाएगी, जहां c फेज वेलोसिटी या वेव की वेलोसिटी है। अतः इस स्थिति में यह ध्वनि की गति है। तो यह परिणाम है जो कि मुझे इसे इंटीग्रेटिंग से प्राप्त हुए हैं। इंटीग्रल अपने आप में बहुत कठिन नहीं है। यह एक साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटीग्रल की ही तरह है। मैं गतिज ऊर्जा के लिए औसत मान लिख सकता हूं। क्वांटिटी जो मेरे बाएं हाथ की ओर है, उसे अधिक उचित प्रकार से गतिज ऊर्जा घनत्व कहा जाना चाहिए। तो अगला भाग, मैं औसत स्थितिज ऊर्जा घनत्व की गणना करने के लिए चाहता हूं। अतः पोटेंशियल एनर्जी अडियाबैटिक परिवर्तनों के दौरान साउंड वेव में एक निश्चित गैस के द्रव्यमान पर किया गया कार्य है। अतः यह क्वांटिटी को पीडीवी पर माइनस इंटीग्रल लिखा जा सकता है। अतः पीडीवी वास्तव में
एक गैस द्वारा किए गए कार्य के लिए एक सप्रेशन है तथा नेगेटिव चिन्ह जो आप देखते हैं। आपको यह बताना चाहिए कि यदि दाब बढ़ता है तो वॉल्यूम कम होता है, या वॉल्यूम में वृद्धि होने पर दाब घटता है। अत दाब तथा वॉल्यूम के बीच व्युत्क्रम संबंध है, इसलिए नेगेटिव चिन्ह मूल रूप से इस प्रकार के व्युत्क्रम संबंध को दर्शाता है। यद्यपि हम अडियाबैटिक प्रक्रम द्वारा किए गए कार्य को देखकर औसत स्थितिज ऊर्जा की गणना कर सकते हैं, जो दिया गया है इस इंटीग्रल दाब इंटीग्रेटेड है वॉल्यूम पर। यह एक लंबा छिद्र है, तो इसकी बजाय हमने जो कुछ सीखा था उसका उपयोग करना अधिक आसान है। जब हम साधारण हार्मोनिक ऑसिलेटर देख रहे हैं, तो वहाँ एक परिणाम यह हुआ कि औसत गतिज ऊर्जा और औसत स्थितिज ऊर्जा थी एक दूसरे के ठीक बराबर। अतः जहाँ गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों ही औसत थीं एक साइकिल पर, तो यदि हम इस तथ्य का उपयोग करें कि एक साइकिल पर औसत स्थितिज ऊर्जा एक साइकिल पर औसत गतिज ऊर्जा के बराबर है, हमने पहले ही परिणाम की गणना की है औसत गतिज ऊर्जा के लिए, और हमें केवल दोबारा बताना है उसी परिणाम को कि औसत स्थितिज ऊर्जा बराबर है जो हमने पहले से ही परिकलित थी। अत औसत स्थितिज ऊर्जा की पुनर्गणना के बजाय बस इस परिणाम का उपयोग करेंगे और आगे बढ़ें। औसत ऊर्जा घनत्व की गणना करने के लिए अत दोनों बराबर हैं 1/4 गुना रो गुणा वाई अधिकतम डॉट स्क्वायर, और इस एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है स्वयं डिस्प्लेसमेंट के एम्पलीट्यूड के टर्म्स में भी। उस स्थिति में ये सभी मिलकर एक बन जाएंगे 1/4 गुणा रो गुणा ओमेगा स्क्वायर गुणा वाई मैक्स स्क्वायर। चूंकि गतिज तथा स्थितिज ऊर्जाएं वास्तव में बराबर हैं, कुल ऊर्जा केवल 2 गुना है इनमें से किसी एक का भी, तो मुझे इसे 2 बार औसत गतिज ऊर्जा के रूप में लेने दें। अतः कुल ऊर्जा घनत्व बराबर है 2 गुना 1/4 रो ओमेगा स्क्वायर बाई मैक्स स्क्वायर, और बराबर है अर्ध रो ओमेगा स्क्वायर बाई मैक्स स्क्वायर। तो यह हमारे एक्सप्रेशन कुल ऊर्जा घनत्व के लिए है। अतः अंत में तीव्रता होगी कुल ऊर्जा घनत्व स्थानांतरित जो होगी कुल ऊर्जा वॉल्यूम से विभाजित होगी, और यह है ऊर्जा घनत्व गुणा फेज वेलोसिटी द्वारा और यह क्वांटिटी मैं आपको याद दिलाता हूं है ऊर्जा घनत्व। तो क्या हम पहले से ही गणना की यहाँ औसत कुल ऊर्जा घनत्व है, तो मुझे बस यहाँ प्रतिस्थापित करने के लिए की जरूरत है। तो मेरे पास होगा हाफ रो ओमेगा स्क्वायर बाई मैक्स स्क्वायर गुणा सी द्वारा, जो फेज वेलोसिटी है। इसलिए यह मुझे देता है एक एक्सप्रेशन तीव्रता के लिए। अब इन सूचनाओं को एक साथ एकत्रित करें। इसलिए पहले यह है कि ध्वनि की तीव्रता अनुक्रमानुपाती है घनत्व के। स्पष्ट है कि यह मुझे बताता है माध्यम जितना सघन होगा, ध्वनि उतनी ही तीव्र होगी, या वेव उतनी ही तीव्र होगी। दूसरे तीव्रता है फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर
के अनुक्रमानुपाती, इसलिए यह है। शायद मुझे इनका उपयोग करना है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी के अनुक्रमानुपाती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अतः अधिक फ्रीक्वेंसी का अर्थ है अधिक तीव्रता, तथा इसी प्रकार तीव्रता वेव की चाल के अनुक्रमानुपाती भी होती है। जितनी तीव्र गति वेव चलेगी, तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। एक सप्रेशन जो हमने तीव्रता के लिए स्पष्ट रूप से प्राप्त की है, क्या डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के टर्म्स में है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड यहाँ है y अधिकतम। जैसा कि मैंने कहा, हम इसे वेलोसिटी एम्पलीट्यूड या एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड या यहाँ तक कि प्रेशर एम्पलीट्यूड के रूप में व्युत्पन्न कर सकते हैं यदि आप एक समान व्युत्पन्नों से होकर जाते हैं और तीव्रता सूत्र प्राप्त करें। तीव्रता का फॉर्मूला वेव के लिए प्रेशर एम्पलीट्यूड के टर्म्स में हम प्राप्त करेंगे। इस फॉर्म का एक्सप्रेशन सामान्यतः किसी आवधिक संकेत के लिए स्तर मापा जाता है। बेल की यूनिट्स के टर्म्स तीव्रता स्तर इस प्रकार परिभाषित है, तो मैं इसे L कहता हूं, जो हो जाएगा 10 गुणा log I बटा I शून्य। तो I है हमारी वेवफॉर्म की तीव्रता और I शून्य कुछ संदर्भ तीव्रता है। इसलिए तीव्रता मापने का यह तरीका बराबर है यह कहने के लिए मैंने तय किया है कुछ संदर्भ स्तर और प्रत्येक तीव्रता को उस संदर्भ स्तर के सापेक्ष माप दिया जाएगा और चूंकि हम विभाजित कर रहे हैं I बटा I शून्य से तो यूनिट्स रद्द होगी और वह स्तर जो हमें मिलता है होगा डायमेंशनलेस संख्या। जिस प्रकार तीव्रता स्तर को परिभाषित किया जाता है, बेल एक बहुत बड़ी यूनिट है, इसलिए सामान्य में यह फॉर्मूला माप जाता है डीबी या डेसिबल की यूनिट में। तो स्पष्ट रूप से एक बेल विभाजित है, यह विभाजित है 10 छोटी यूनिट्स में, तो कन्वेंशन द्वारा संदर्भ तीव्रता को मनुष्य के लिए शुरुआती ध्वनि तीव्रता के रूप में लिया गया है। तो क्या है सबसे कम तीव्रता जो कि सिर्फ एक मानव के लिए श्रव्य है? इस प्रकार की साउंड की तीव्रता मैग्नीट्यूड दूरी होती है, अर्थात जो कि ऑर्डर ऑफ 10 पावर माइनस 12 वॉट प्रति मीटर स्क्वायर से। इसलिए इसके सापेक्ष हम तुलना कर सकते हैं अन्य साउंड की और यह अर्थ भी बनाता है क्योंकि कोई तीव्रता इससे कम है तो यह कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मनुष्य यहाँ हो सकता है और सामान्य रूप से मानव ऑडिबल रेंज चलती है तीव्रता के साथ ऑर्डर ऑफ 10 पावर माइनस 21 वॉट पर मीटर स्क्वायर से 1 वॉट प्रति मीटर स्क्वायर तक। अस्पष्ट है कि ऑडिबल रेंज काफी बड़ी है। पूर्ण ऑडिबल रेंज प्राप्त करने के लिए मुझे बस सेट करने की आवश्यकता है I बराबर है 1 वॉट प्रति मीटर स्क्वायर और I शून्य है 10 पावर माइनस 12 वॉट प्रति मीटर स्क्वायर। किस स्थिति में L होगा 10 है गुणा log 2 बेस 10 एक विभाजित है 10 पावर माइनस 12 से का और वह केवल 10 गुणा log 2 बेस 10 पावर का 12 जो मुझे देने जा रहा है 10 गुणा 12 जो कि 120 के बराबर है। तो लोअर सीमा के बीच जो है 10 पावर माइनस 12 अपर लिमिट के लिए
रेंज है 120 डेसिबल या 12 बिल। तो हम जानते हैं कि टिपिकल मापों से ध्वनि तीव्रता शांत स्थान पर है, एक शांत घर या यहां तक कि एक शांत कार्यालय हो सकता है जहां बाहरी शोर की कोई बड़ी मात्रा नहीं है। ऐसे सभी मामलों में तीव्रता है लगभग 10 पावर माइनस 8 वाट प्रति मीटर स्क्वायर। मैं ज्ञात करना चाहता हूं डेसिबल के टर्म्स में ध्वनि तीव्रता क्या है, तथा इस तीव्रता को देखते हुए मैं यह भी पता लगा सकता हूं कि वायु के पार्सल्स के परावर्तनों का एम्पलीट्यूड क्या होगा जो इस योजना की ध्वनि तीव्रता को राइज करता है। इस उद्देश्य के लिए हमें संबंध की आवश्यकता है जिसे हम केवल व्युत्पन्न कर चुके हैं। इसलिए हमने कहा कि तीव्रता बराबर है हाफ रो ओमेगा स्क्वायर वाई अधिकतम स्क्वायर गुणा सी से। और इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए मुझे कुछ वस्तुओं की आवश्यकता है। एक है वायु का घनत्व जो कि लगभग 1.2 किलोग्राम प्रति मीटर घन है, और मुझे एंगुलर फ्रीक्वेंसी की भी आवश्यकता है जो 2 पाई गुना है हमारी सामान्य बोली की फ्रीक्वेंसी से। इसलिए जब लोग बोल रहे हैं तो सामान्य रूप से इसमें शामिल फ्रीक्वेंसीज की संख्या 100 से 200 हर्ट्ज के क्रम के अनुसार होती है। इसलिए मैं संख्या को मान लेता हूं लगभग 100 हर्ट्ज, और सी बेशक यह ध्वनि की चाल है, मोटे तौर पर लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड है। तो अब मेरे पास सब जानकारी है, मुझे पता है रोह, मैं ओमेगा जानता हूं, मुझे सी पता है, और मैं एक शांत कमरे में मापी गई तीव्रता या इस जैसे कार्यालय में, और इससे मैं यह पता लगा सकता हूं कि वाई मैक्स क्या है बस सरल अभ्यास द्वारा। इसलिए आप संख्याओं में डाल सकते हैं और आप पाएंगे कि वाई अधिकतम जो कि हम प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए टिपिकल स्थितियों में विस्थापन वायु पार्सल का अधिक नहीं है, कुछ 100 या 1000 गुना मॉलिक्यूलर डायामीटर्स है। और यह दिया गया है कि यह एक शांत कार्यालय या कमरे में तीव्रता है। चलो क्या ध्वनि स्तर की गणना करें। तो उसके लिए मुझे जानने की जरूरत है यह फॉर्मूला log 2 बेस 10 और तीव्रता जो कि मेरे दिमाग में है 10 पावर माइनस 8 विभाजित 10 पावर माइनस द्वारा 12 डीबी। तो यह होगा 10, और बेशक यह log बेस 10 10 पावर माइनस 10 पावर प्लस 4, और यह लगभग है 40 डेसिबल। इसलिए ऐसी जगह पर जहां बाहरी शोर बहुत अधिक ना हो, बस कुछ ही लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, आप उम्मीद कर सकते हैं कि साउंड की स्तर रेंज में होना चाहिए लगभग 40 से 50 डेसिबल के बीच। मैं कहना चाहूंगा एक शांत घर या कार्यालय में, स्टेडियम में आपको जिस प्रकार का ध्वनि प्राप्त होता है वह होगा लगभग 90 से 100 डेसिबल का क्रम। स्टेडियम में तीव्रता के स्तर के अनुरूप होता है लगभग 10 पावर माइनस 3 से 10 पावर माइनस वो वॉट प्रति मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास है कुछ संख्या है एक शांत घर या कार्यालय तीव्रता स्तर के लिए, और यहां मैं केवल एक ही व्यक्ति हूं, मैं जल्दी से जांच सकता है कि यह सही है या नहीं। उदाहरण के लिए मैंने एंड्रॉयड ऐप खोला है जो सीधे मापता है और आपको ध्वनि स्तर बताता है। उदाहरण के लिए इस तरह के स्थान पर इसे मापा जाता है और औसत लगभग 49 डेसिबल। इसलिए आप देख सकते हैं कि यह संख्या 40 और 50 के बीच स्थित है, एक टिपिकल स्थान में जहां कोई बाहरी शोर नहीं है। अगले मॉड्यूल में कुछ समस्याएं करेंगे।
साउंड वेव्स से संबंधित और इस सप्ताह हमने जो कुछ सीखा है वह सब हम देख सकते हैं।